नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टीके में। दोस्तों आज आपको एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन परीक्षा ऐप के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे कि परीक्षा ऐप जो है ये खासकर सीटेट और वर्ग 3 एमबीटेड के लिए बनाया गया ऐप है। यहाँ पर मिलते हैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं फ्री और कुछ यहाँ पर पेड है, तो आप चाहे तो उन्हें परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप उन्हें परचेस करते हैं तो स्टडी डीके 50 कोड का यूज करते हैं तो वहां पर आपको 50% इसमें छूट मिल जाती है। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और डाउनलोड कीजिए और लगा सकते हैं अपने प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। तो चलिए और आज का वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच में संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। तो अधिगम और विकास के बीच में जो कथन यहाँ पर सही संबंध को सूचित करता है उसे हमें चयन करना है। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित होते हैं और अंतर निर्भर भी होते हैं। सेकेंड यहाँ पर विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। और थर्ड है यहाँ पर अधिगम का विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। या फोर्थ है अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। तो देखिए अधिगम का मतलब होता है सीखना और विकास जो है हमारा जीवन पर्यंत विकास होते ही रहता है, क्योंकि हम किसी न किसी प्रकार से डेवलप्ड होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो सीखते ही रहते हैं। वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित समय के लिए होती है, परंतु विकास जो है वो हमारा चलता ही रहता है। तो निश्चित रूप से विकास और अधिगम जो है ये एक दूसरे से अंतर संबंधित और अंतर निर्भर ही होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, या फिर डी है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंदर बच्चों को देखा जाता है कि सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक प्रकार से क्या है, अनुबंधित गतिविधि है, या फिर एक सामाजिक गतिविधि है, या एक व्यक्तिगत गतिविधि है, और डी है एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो हम जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम होता है ये एक प्रकार से सामाजिक गतिविधि होती है, क्योंकि निश्चित रूप से हम समाज से भी अधिगम जो है वो प्राप्त करते हैं। कुछ ना कुछ हम समाज से हमेशा ही सीखते रहते हैं और कई तरह से हमारा जो विकास होता है वो सामाजिक भी होता है। तो ये एक सामाजिक गतिविधि है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर हुआ। अगला क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है और उसे हम क्या कहते हैं। बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, या फिर डी है क्रियात्मक पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो देखिए वो अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, मतलब यहाँ से वयस्कता जो है वो उसमें स्टार्ट होने लगती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो वो अवस्था होती है किशोर अवस्था। ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। बी है उन्हें स्वीकार करना चाहिए। सी है उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, और डी है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तीन जो बी सी डी आप देख पा रहे हैं, तो ये तीनों ही यहाँ पर नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो हमारे उत्तर हो ही नहीं सकते। ऑप्शन ए ही यहाँ पर हमारे लिए एक सही उत्तर बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे हम लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, या फिर बी है कौशलों का अर्जन, सी है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, और डी है निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में इसे देखते हैं। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। मीडिया, परिवार, विद्यालय, या फिर सरकार। तो देखिए प्राथमिक समाजीकरण का जो माध्यम होता है वो हमेशा परिवार होता है। ऑप्शन बी, क्योंकि बच्चा सबसे पहले यहीं से समाजीकरण सीखना प्रारंभ करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसी, या फिर द्वितीयक एजेंसियां। तो परिवार और पास पड़ोस जो है बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां होती है। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है बस पूछने के तरीके में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा प्राथमिक एजेंसियां।
अगला क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? वुडवर्थ, रास, एनास्टसी या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था रास ने, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है और यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, सी है ध्यान का विकास है और डी है भाषा का विकास है। तो देखिए संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये यहाँ पर मानसिक विकास है, ऑप्शन ए इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बी है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। सी है शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है और डी है शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है और एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, शिक्षार्थियों के द्वारा सृजित किया जाता है और जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन डी होगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। सीखना, परिपक्वता, विकास या फिर डी है समाजीकरण। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन डी, समाजीकरण। क्योंकि देखिए मानव शिशु यहाँ पर समाज के एक सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों को अर्जित करता है। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की ऐसी संस्था है जहां पर प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है, या फिर बी है प्रमुख स्थान विद्यालय गतिविधियों का होगा, सी है प्रमुख स्थान जहां विद्यालय के शिक्षकों का होता है, या फिर वो प्रमुख स्थान जहां पर विद्यालय बच्चों का होता है। तो देखिए विद्यालय ऐसी संस्था होती है जहां पर प्रमुख स्थान जो है वो विद्यालय बच्चों का होता है। ऑप्शन डी होगा इसके लिए सही उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर, हल, पावलोव या थार्नडाइक। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन ए, स्किनर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि या अग्रांगों की और विकास को दर्शाता है। विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सी है स्वपनीय विकास के सिद्धांतों को और डी है विकरणीय विकास के सिद्धांतों को। तो देखिए यहाँ पर शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि या अग्रांगों की ओर का जो विकास है वो विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसके लिए उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन ए, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ होगा? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, और सी है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, डी है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो यहाँ पर उत्तर होगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर डी है सामाजिक विकास। तो पियाजे जो है ये संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। बी है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, या सी है विकास एकल आयामी है और डी है विकास पृथक होता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण या फिर जन्मजात विशेषताओं के कारण, सी है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, डी है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। देखिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न क्यों होता है, तो उसका जो वजह कारण होता है वो होता है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच की अन्योन्य क्रियाओं के कारण। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में परिवार रिक्त स्थान भूमिका निभाता है। तो हमने देखा कि परिवार जो होता है मुख्य भूमिका निभाता है बच्चे के समाजीकरण में, क्योंकि ये एक प्राथमिक संस्था होती है जहां बच्चे का समाजीकरण प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए मनोविज्ञान का क्षेत्र
मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए मनोविज्ञान हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होता है। ऑप्शन डी होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो है केवल शिशुअवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन या फिर केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या फिर डी है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। तो ऑप्शन डी होगा इसके लिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों या स्कीमा का समर्थन, सी है उद्दीपक अनुक्रिया का अनुयुग्मन और डी है संतुलन। तो यहाँ पर जो उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन ए, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट, सिगमंड फ्रायड, पाउला या फिर डी है वाटसन। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो थी ये स्थापित की थी विलियम वुंट ने और जर्मनी में की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्तस्थान तथा रक्तस्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम, पर्यावरण या फिर चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज या पोषण। दो शब्द हैं, दो रिक्त स्थान है, दोनों में हमें कौन से शब्द आएंगे उसको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण या फिर हम कहें वंशानुक्रम या पर्यावरण, क्योंकि वातावरण भी हमारे वही आसपास का वातावरण होगा और उसी को हम पर्यावरण भी कह देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या शक्ति है? समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, बी है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, सी है समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है और डी है विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो यहाँ इसके लिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। बी है पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है और थर्ड है यहाँ पर किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि चरण स्थिर होते हैं और डी है बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग ने का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर डी शारीरिक विकास। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, नैतिक विकास से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय और डी है जन्म पूर्व का समय। तो देखिए यहाँ पर हमें भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो समय होगा वो होगा प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नई किसी वीडियो के साथ।